So hello guys, now we are going to start Financial Business Studies Class 12 Part B and the chapter is Financial Management. तो हम शुरू करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. Financial management is concerned with optimal procurement as well as usage of finance. तो इसमें क्या हुआ, क्या क्या वर्ड आए. एक तो ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट है और यूसेज ऑफ फाइनेंस है. तो हम पहले समझेंगे जो फाइनेंस वर्ड होता है ना, वो तीन लोगों के लिए यूज़ होता है. मतलब तीन लोगों के लिए हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं पर्टिकुलरली. एक तो है हमारे गवर्नमेंट, दूसरा है कॉर्पोरेट सेक्टर और तीसरा है पर्सनल फाइनेंस. और उसके अंदर आती है दो चीज़ें, एक ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट और दूसरा यूसेज ऑफ फाइनेंस. ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड दैट, इस तरह से कि आपको फ्यूचर में उससे रिलेटेड कॉस्ट और रिस्क कम मिले. आपको जितना कम आपका कॉस्ट होगा, जितना कम आपका रिस्क होगा, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा. और हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ इट. यूसेज ऑफ फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आप कैसे यूज़ करते हो, कैसे उसे एलोकेट करोगे इन फ्यूचर अपने काम के लिए. ठीक है, अब यहाँ से पढ़ेंगे. Financial management aims at reducing the cost of funds procured, keeping the risk under control, and achieving effective deployment of such funds. It also aims at ensuring availability of enough funds whenever required, as well as avoiding idle finance. ठीक है, क्या बोल रहा है, इसका एम ये भी होता है कि हमें हमारे पास ये अवेलेबल कराता है इनफ फंड, जो भी जितना भी हमको ज़रूरत है. और अवॉइड आइडल मतलब जो फालतू का व्यर्थ फाइनेंस पड़ा है ना, उसको अवॉइड करना. मतलब उसको नहीं रखना, क्योंकि आपके अगर बिजनेस में फालतू का पैसा पड़ा है ना, तो वो लॉस के बराबर माना जाता है. ठीक है, अब आता है कुछ डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की. तो पहले डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ फंड, इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटेड टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड, जो कि हमने ऊपर पढ़ लिया है, इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स. दैट्स इट. अब आता है डिसीजंस टेकन इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. जो कौन सी डिसीजंस हम लोग लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर. तो सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन. The investment decision relates to how the firm's funds are invested in different assets so that they are able to earn the highest possible return for their investors. हाँ, तो क्या बोला है इसके अंदर, ये ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ डिसीजंस होते हैं जो हमको लेने पड़ते हैं. तो पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा है फाइनेंसिंग और तीसरा है डिविडेंड. इन्वेस्टमेंट मतलब अब तो हमने ले लिया, अब हम उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, ऐसे कौन कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करें कि जो हमारा रिस्क और प्रॉफिट दोनों ही वेरिएबल हो जाए और हमें क्या मिल जाए, प्रॉफिट भी हमारे पास बच जाए. तो क्या बोल रहा है कि रिलेटेड टू हाउ द फर्म्स फंड आर इन्वेस्टेड, कि कैसे फर्म का जो पैसा है वो हम आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द फ्यूचर इन डिफरेंट एसेट, अलग अलग एसेट में, सो दैट दे आर एबल टू अर्न, ताकि हम अर्न कर सके हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न ऑफ देयर इन्वेस्टर. और मतलब बेस्ट और सबसे हाईएस्ट रिटर्न हम लोग अर्न कर सके अपने इन्वेस्टर्स के लिए. और यहाँ पे लिखा हुआ है कैन बी लॉन्ग टर्म और इट कैन बी शॉर्ट टर्म. Long-term investment decision, also called a capital budgeting decision, involves committing the finance on a long-term basis. For example, making investment in a new machine to replace an existing one, or acquiring a new fixed asset, or opening a new branch, etc. ठीक है, क्या बोल रहे हो, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन. कैपिटल वर्ड तो आपको बहुत फैमिलियर होगी. ठीक है, इसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं बिकॉज ये इरिवर्सिबल होता है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे कि नेम बता रहा है, अगर आपने एक बार ले लिया ना, आप उसको वापस रीबैक नहीं कर सकते कि अच्छा चलो हमने एक गाड़ी खरीद ली जो 10-15 करोड़ की थी, अब हमें वापस करना है. या किसी इन्वेस्टमेंट में, किसी प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो आप इन्वेस्ट करने के बाद ये नहीं आप बोलेंगे नहीं अब हमें नहीं करना, ऐसा नहीं हो सकता. जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दे रखे, मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू मशीन टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग. अगर आपने एक बार पैसा लगा दिया किसी बड़ी मशीनरी में जो आपकी कंपनी का बहुत बड़ा अमाउंट लेके जा रही है, तो यू कांट रिवर्स बैक. और एक्वायरिंग अ न्यू फिक्स्ड असेट और ओपनिंग अ न्यू ब्रांच. ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल्स आएंगे इसके अंदर. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. Next is the short-term investment decision. Short-term investment decisions, also called working capital decisions, are concerned with the decisions about the levels of cash, inventory, and receivables. These decisions affect the day-to-day working of a business.
Essential ingredients of sound working capital management: efficient cash management, efficient inventory management, efficient receivables management. तो इसमें क्या बोला गया है, बहुत नॉर्मल सा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन विच कैन बी रिवर्सिबल। आपने एक बार ले लिया, आप इसको बोल सकते हो कि ये मुझे नहीं चाहिए, आप वापस करवा दीजिए। नॉर्मल डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस के लिए होता है, जैसे कि आपके पास कितना कैश पड़ा है, क्या लेवल की इन्वेंट्री है और कितना रिसीवेबल है। उसमें कुछ जैसे कि इफ़िशिएंट कैश मैनेजमेंट, इफ़िशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इफ़िशिएंट रिसीवेबल मैनेजमेंट, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म का होता है, 1 डे और 2 डे, बस इससे ज़्यादा इसका नहीं होता। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे। नेक्स्ट, सो आर नेक्स्ट decision is the financing decision. This decision is about the quantum of finance to be raised from various long-term sources. ठीक है, तो ये डिसीजन किसके बारे में है? क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज, कि हमें कितना अमाउंट ऑफ फाइनेंस रेज करना है फ्रॉम द वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। ठीक है, द मेन Long-term sources of funds are shareholders' funds and borrowed funds. A firm has to decide the proportion of funds to be raised from either sources based on their basic characteristics. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जो मेन लॉन्ग टर्म सोर्सेज है, जो आपने पढ़ा भी अपनी 11th स्टैंडर्ड में, एक तो होता है शेयर होल्डर्स फंड, उसका दूसरा नाम है इक्विटी, इफ़ यू रिमेंबर रिकॉल इट। और बोरोड फंड का मतलब है यहाँ पे डिवेंचर और द लोन। द फर्म हैज़ टू डिसाइड द प्रोपोर्शन ऑफ द फंड, कि आपको किस, वो डेट और इक्विटी का रेशियो कितना रखना है आपके पास, आपको अपनी कंपनी में कितना इक्विटी चाहिए और कितना डेट चाहिए, टू बी रेज फ्रॉम आइदर सोर्स से। आप किसी भी सोर्स से आप रेज कर सकते हो एज पर योर कैपेसिटी टू बियर द कॉस्ट और द प्रॉफिट बेस्ड ऑन देयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। तो फर्स्ट इज द शेयर होल्डर्स फंड। Shareholders' funds refer to the equity share capital, preference share capital, and reserves and surpluses or retained earnings. Borrowed funds refer to finance raised through debenture, long-term loans, public deposits, etc. I don't think I need to explain it, right? So अगला है हमारा dividend decision. So the next decision is the dividend decision. The third important decision that every financial manager has to take relates to the distribution of dividend. Dividend is that portion of profit which is distributed to shareholders. Dividend decision involves how much of the profit earned by a company after paying tax is to be distributed to the shareholders and how much of it should be retained in the business. सो द नेक्स्ट जो है ना हम लोगों का डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, क्या किया हमने, पहले फाइनेंस को इकट्ठा किया, फिर हमने उसको इन्वेस्ट करा, अभी हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। जितना भी हमने प्रॉफिट अर्न करा है ना, उसमें से कुछ प्रपोर्शन हम अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं, या कुछ जो प्रपोर्शन होता है अपने प्रॉफिट का हम अपने डिवेंचर होल्डर को देते हैं। लेकिन इसमें लिखा हुआ है आफ्टर पेइंग टैक्सेस, मतलब आपको टैक्स पे करने के बाद जितना भी अमाउंट आपके पास बचता है ना, वो पैसा आपको देना है। समझ में आ रहा है? इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर एंड हाउ मच ऑफ इट शुड बी रिटेन। और कुछ पैसा हम अपने बिजनेस में भी रखते हैं ताकि आगे के फ्यूचर अनसर्टन एक्टिविटीज़ को हम लोग फुलफिल कर सकें। While the dividend constitutes the current income, reinvestment as retained earning increases the firm's future earning capacity. The extent of retained earnings also influences the financing decision of the firm, since the firm does not require funds to the extent of reinvested retained earnings. क्या बोल रहा है कि while the dividend constitute the current income, वो आपकी करंट इनकम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी हो रही है, आप उतना ही डिविडेंड दोगे। री इन्वेस्टमेंट एज ए रिटेन अर्निंग, और जो भी आप जो अपना पैसा रख रहे हो ना, रिटेन अर्निंग मतलब डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है उसको हम बोलेंगे रिटेन अर्निंग। उसको किस लिए रखा आपने, री इन्वेस्ट, ताकि आप आगे इन फ्यूचर में री इन्वेस्ट कर सको। इंक्रीजेज द फर्म्स फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी, इससे क्या होगा कि आप इन्वेस्ट करोगे, दोबारा से आपको प्रॉफिट होगा, और कुछ पैसा आप शेयर होल्डर को दोगे, कुछ पैसा अपने पास फिर दोबारा रखोगे, तो क्या होगा, इससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती चली जा रही है। द एक्सटेंट ऑफ रिटेन अर्निंग ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द फाइनेंशियल पोजीशन, आप कितना पैसा अपने पास रखते हो, इससे आपकी फाइनेंशियल डिसीजन भी इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, सिंस द फर्म डज नॉट रिक्वायर फंड टू द एक्सटेंट ऑफ री इन्वेस्टेड रिटेन अर्निंग, इसका मतलब ये है कि हमें मतलब कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप हमेशा हर बार के लिए री इन्वेस्ट करने के लिए बाहर नहीं जाओगे कि शेयर होल्डर के पास जाओ, बोरोड फंड के पास जाओ पैसा मांगने के लिए। अब क्या करोगे, आप रिटेन अर्निंग का भी यूज़ कर सकते हो। So the next topic is the objective of financial management.
The primary objective of financial management is to maximize shareholders' wealth, which is referred to as the wealth maximization concept. क्या बोल रहा है ये मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, मतलब जो पैसा आपने जिस इंसान का लिया वो आपके कौन हुए, शेयर होल्डर्स हुए। आपको उनकी क्या करनी है, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, यही आपका एकमात्र ऑब्जेक्टिव होना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है, विच इज़ जिसका दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट। मतलब वेल्थ क्या होता है, जो कि आपकी पूंजी होती है उसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। The market price of a company's share is linked to the three basic financial decisions. This is because the company funds belong to the shareholders, and the manner in which they are invested and the return earned by them determines their market value and price. It means बस अभी क्या है, इसने बोला जो मार्केट प्राइस होता है ना कंपनी के शेयर का, वो लिंक होता है थ्री फाइनेंशियल डिसीजन, जो हमने अभी पढ़ा, थ्री फाइनेंशियल डिसीजन अभी थोड़ी देर पहले। क्योंकि दिस इज़ बिकॉज अ कंपनी फंड बिलोंग टू द शेयर होल्डर। ये हमारा एम ऑब्जेक्टिव क्यों होता है, क्योंकि जो पैसा है ना वो इन्हीं का होता है। एंड द मैनर विच दे आर इन्वेस्टेड एंड द रिटर्न अर्न बाय देम डिटरमाइन द मार्केट। और जिस तरह से हम पैसा अर्न करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं, उससे पता चलता है कि हमारी मार्केट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा हाई प्रॉफिटेबल इन्वेस्ट करते हो ना, हाई प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हो, तो क्या होगा, आपकी मार्केट वैल्यू और बढ़ेगी और प्राइस भी बढ़ेगा। इट मीन्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर। इसका मतलब क्या, इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ रही है इससे, क्योंकि वैल्यू ऑफ द शेयर किसका, इक्विटी शेयर्स। the market price of equity share increases if the benefit from a financial decision exceeds the cost involved. क्या बोल रहे हैं, कह रहा है कि मार्केट प्राइस ऑफ अ इक्विटी शेयर इंक्रीजेस कब, जब बेनिफिट बोले तो प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजन एक्सीड। अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा जितना आपने कॉस्ट इनकर्ड किया है, तो इससे क्या होगा कि आपका मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर भी इंक्रीज होगा। All financial decisions aim at ensuring that each decision is efficient and adds some value. Such value additions tend to increase the market price of shares. Therefore, those financial decisions are taken which will ultimately prove gainful from the point of view of the shareholders. The shareholder gain if the value of shares in the market increases. Those decisions which result in decline in the share price are poor financial decisions. क्या बोल रहा है कि द शेयर होल्डर गेन इफ द वैल्यू ऑफ द शेयर्स इन द मार्केट इंक्रीजेज। जैसे हमने बोला कि अगर हम लोग प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे क्या होगा, हम लोगों का इक्विटी का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। अगर इक्विटी का प्राइस बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, शेयर होल्डर गेन करेंगे, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो रहा है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट हम लोगों का कंप्लीट हो रहा है। अगर डिसीजन हम लोगों का अच्छा नहीं हुआ, अगर हम लोगों का पुअर फाइनेंशियल डिसीजन है, तो इससे क्या होगा, शेयर प्राइस आपके डिक्लाइन होंगे। Thus, the objective of a financial management is to maximize the current price of the equity share। जो भी अभी करंट प्राइस है ना इक्विटी शेयर का, उसकी वैल्यू को आपको मैक्सिमाइज करना है हर हालत में ऑफ द कंपनी, और टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द ओनर। और या तो आप वेल्थ, जो ओनर ऑफ द कंपनी है उसकी वेल्थ को मैक्सिमाइज कीजिए, दैट इज़ द शेयर होल्डर। कौन है वो, हमारे शेयर होल्डर्स हैं। Therefore, when a decision is taken about investment in a new machine, the aim of financial management is to ensure that benefits from the investment exceed the cost so that some value addition takes place. Similarly, when finance is procured, the aim is to reduce the cost so that the value addition is even higher. In fact, in all financial decisions, major or minor, the ultimate objective that guides the decision maker is that some value addition should take place. क्या बोल रहा है कि जितने भी हमारे फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं ना, जो भी हमने ऊपर 3 पढ़े या जो भी और कंपनीज के अलग अलग होंगे, उनका मेजर मतलब सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव या सबसे छोटा ऑब्जेक्टिव बस यही है कि हमारा जो डिसीजन मेकर होना चाहिए ना, इज़ दैट सम कि हमारी जो कंपनी में अंदर कुछ उसकी वैल्यू एडिशन हो, बस कुछ हमें एक्स्ट्रा मिले, हमारा ऑब्जेक्टिव है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर वेल्थ इज़ अचीव बाय, ये इन्होंने 3 तरीके बता रहे हैं जिससे हम लोग किस वेज से हम लोग शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। Ensuring availability of sufficient funds at reasonable cost. क्या बोल रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ द सफिशिएंट फंड, मतलब अच्छा खासा पैसा होना चाहिए रीजनेबल कॉस्ट पे, मतलब ज़्यादा महंगे कॉस्ट पे नहीं कि मतलब बाहर आपका 15% रिटर्न चल रहा है लेकिन आपने तो उसको 70% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रखा है, ऐसा नहीं।
ensuring effective utilization of funds. इफेक्टिव यूटिलाइजेशन और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब आपको अच्छे से अच्छा यूज़ करना है उन फंड्स का. Ensuring safety of funds procured by creating reserves, reinvesting profits, etc. इसका मतलब ये है कि आपको जो भी आपने पैसे ले रखे शेयर होल्डर से उनको सेफ रखना. ये नहीं कि आपने जुए में लगा दिए. ऐसी जगह पे नहीं लगाना ना. अच्छी अच्छी जगह पे लगाना है और उसको बचाने के लिए आपको अपने रिजर्व्स बनाने हैं. री प्रॉफिट्स ये सब को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है. अब आता है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. The overall financial health of a business and its future depends a great deal on the quality of its financial management. Financial management is concerned with optimal procurement as well as the usage of finance. जो हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी वही लिखा हुआ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट. आपको बहुत अच्छे से उसे प्रोक्योर करना है और उसको यूज़ करना है. Good financial management aims at procuring funds at lower cost, keeping the risk under control, and achieving effective deployment of such funds in most productive activities so that they are able to earn the highest possible return for their investors. क्या बोल रहा है कि गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सपना होता है वो प्रोक्योर मतलब आपको उसे लेना है फंड को बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे और जो कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल मतलब इतना रिस्क को जो आप बेयर कर सको एंड अचीविंग द इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट. और उसको आपको क्या करना है डिप्लॉयमेंट मतलब यूज़. आपको इफेक्टिव यूज़ करना है उन फंड्स का इन द मोस्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको मैक्सिमम रिटर्न दे सके. सो दैट दे आर एबल टू अर्न द हाइएस्ट पॉसिबल रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर्स. ताकि हम लोग अपने इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सके. और इन्वेस्टर कौन है हमारे शेयर होल्डर्स. और शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है. It also aims at ensuring availability of enough funds whenever required as well as avoiding idle finance. इसका ये भी एम होना चाहिए कि हमारे पास इनफ फंड हो जब भी हमें ज़रूरत हो. और जितना भी हमारे पास खाली पड़ा हुआ पैसा है ना अवॉइडिंग जितना भी खाली जो भी व्यर्थ पड़ा हुआ उनको क्या करना है अवॉइड करना है. The financial statements, such as balance sheet and the statement of profit and loss account of a business, are largely determined by financial management decision taken earlier. मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन लेने से पहले हम लोगों को जो भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोगों ने बनानी सीखी थी जैसे कि बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस इन सब को हमें बहुत अच्छे से उसको पढ़ना है समझना है कि हमें कितना पैसा ज़रूरत है कितना नहीं ज़रूरत है हम कितना बियर कर सकते हैं कॉस्ट. ये सब समझने के लिए हम सबसे पहले इन सबको पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम लोग डिसीज़न लेंगे. मतलब फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग से पहले ही हम उन सबको रीड कर लेंगे सो दैट हमें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाए. जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है आपको. Suppose Krishna Ltd, a steel manufacturing company in India, is enjoying a buoyant demand for its products as economic growth is about 10 to 12% and the demand for steel is growing. It is planning to set up a new steel plant to cash on the increased demand. It is estimated that it will require about 500 crore rupees to set up and about 50 crore rupees of working capital to start the new plant. देखो इसके अंदर एक इंसान है कृष्णा एलटीडी जो मतलब जिसके पास बहुत तगड़ा डिमांड है फॉर प्रोडक्ट के लिए. तो उसने क्या बोला कि मैं प्लान कर रहा हूँ एक न्यू स्टील प्लांट को सेटअप करने के लिए जिसके लिए उसने रिक्वायरमेंट बता दी अपनी कि उसको 500 करोड़ रुपए चाहिए अपनी बिजनेस को सेटअप करने के लिए और 50 करोड़ तो उसको वर्किंग कैपिटल चाहिए. याद है हमने पढ़ा था लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. तो ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा ये शॉर्ट टर्म हमारा हो जाएगा. ठीक है दिस इज़ द कैपिटल बजटिंग डिसीजन जिसको क्या बोलेंगे लॉन्ग टर्म. जो 500 वाला है वो हम लोगों का कौन है लॉन्ग टर्म. और 50 करोड़ जो वर्किंग कैपिटल है डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए ये हमारा क्या है शॉर्ट टर्म. It will raise the size of fixed assets block in the balance sheet by 500 crores. With an increase in the investment in fixed assets, there is commensurate increase in the working capital requirement, say 50 crores. Therefore, the quantum of current asset and its breakup into cash, inventory and receivables is also influenced by this decision. Of the total long-term finance, the proportions to be raised by way of debt and or equity is a financing decision which affects the amount of debt and equity. These financial decisions will also affect the items in the statement of profit and loss, example interest, depreciation, etc. तो इन्होंने पहले बताया कि कहाँ क्या होगा. इट विल रेज द साइज ऑफ द फिक्स एसेट ब्लॉक इन दी
ब्लॉक इन दी बैलेंस, क्योंकि वो 500 की मशीनरी वगैरह खरीदेगा, इससे क्या होगा, उसकी फिक्स एसेट बढ़ जाएगी। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे उसका 50 करोड़ वर्किंग कैपिटल था, वो कहाँ से लेगा इसको, कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल में ब्रेकअप कर दिया उसने। ठीक है, ये हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, डेब्ट एंड इक्विटी के थ्रू। और जो भी ये फाइनेंशियल डिसीजन है, इन सबका कहाँ का इफेक्ट पड़ेगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। अब आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। A long-term investment decision, a capital budgeting decision, involves committing the finance on a long-term basis. In other words, it refers to investment in long-term assets or fixed assets. These long-term assets last for more than 1 year. ठीक है, समझ में आई क्या होगा, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है इन्वॉल्व कमिटिंग द फाइनेंस ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, बहुत लंबे समय के लिए हम लोग इस पर इन्वेस्ट करते हैं। इट रेफर टू द इन्वेस्टमेंट इन दी लॉन्ग टर्म एसेट और द फिक्स एसेट, जो हम बहुत ही लॉन्ग टर्म एसेट, जो हमें मोर देन 1 ईयर के बाद भी एसेट रखना होता है ना, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि हमारे पास मशीनरी हो गई या फिर बिल्डिंग हो गई, इन सब चीज़ों पे। Capital budgeting decision involves allocation of firm's capital to different projects or assets with long-term implication for the business. ठीक है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंदर क्या होता है, एलोकेशन ऑफ द फर्म्स कैपिटल, जो भी फर्म के पास पैसा है, जो भी इन्होंने इकट्ठा करा है, वो आप किस पे खर्च कर रहे हो, अलग अलग प्रोजेक्ट पे और एसेट पे विद द लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन फॉर द बिजनेस, जो बहुत लंबे समय के लिए हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करता रहेगा। ठीक है, मोर देन 1 ईयर। इसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। So here are some of the example of the capital budgeting decision. First is the acquiring new fixed assets such as land, building, plant, machinery, etc. ठीक है, ये कुछ examples है capital budgeting के. Opening a new branch, expenditure on acquisition, expansion and modernization of their replacement, launching a new product line, investing in advanced technique of production, major expenditure on the advertising campaign और the research and development program. तो ये कुछ आपके कैपिटल बजटिंग डिसीजन के एग्जाम्पल है, जिसमें ये सारे जितने भी एग्जाम्पल है, इसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो ये लॉन्ग टर्म इन नेचर है। ये नहीं कि शॉर्ट टर्म के लिए आपने किसी लैंड में पैसा लगा दिया, अच्छा चलो 6 महीने के लिए लगा लेता हूँ इस पर पैसा, फिर उसके बाद वो बिल्डिंग तुड़वा के वो पैसा वापस ले लूँगा या बेच दूंगा बिल्डिंग या फिर लैंड, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आपने किसी न्यू प्रोडक्ट लाइन के अंदर आपने लॉन्च कर दिया, तो चलो ठीक है, इसको ना 2 दिन के लिए लॉन्च करते हैं, फिर उसके बाद बंद कर देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। ये कम से कम आपका 2 से लेकर 3 साल तक का तो रहेगा ही रहेगा इसका टाइम पीरियड। नाउ नेक्स्ट इज दी व्हाई आर द इन्वेस्टमेंट और द कैपिटल बजटिंग डिसीजन इम्पॉर्टेंट। Capital budgeting decisions are very crucial for any business since they affect its earning capacity in the long run. The size of assets, profitability, and competitiveness are all affected by capital budgeting decision. These decisions affect the growth, profitability, and the risk of the business in the long run. The management of fixed capital और इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। तो ये कुछ हमारे रीजंस हैं जिसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इज द लॉन्ग टर्म ग्रोथ। These decisions have bearing on the long-term growth. The funds invested in long-term assets are likely to yield returns in the future. These will affect the future prospects of the business. जैसे कि इसने बोला कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन ये क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए है तो इसका मतलब कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए भी है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए क्योंकि हम इसको लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट हमको यील्ड रिटर्न्स इन द फ्यूचर, मतलब बहुत बड़े बड़े रिटर्न्स हमको मिले फ्यूचर में। और अगर रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस भी अच्छा होगा। लार्ज अमाउंट ऑफ द फंड इन्वॉल्व। These decisions normally involve huge amounts of funds being blocked in the long-term projects. ठीक है, तो हम इसको ऐसे नहीं, नींद में किसी इंसान ने आया नींद में, हाँ जी हम इस पर इन्वेस्ट कर देते, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारा अमाउंट लगता है, मतलब इट्स लैक्स में भी बहुत मुश्किल से होता है, करोड़ में होता है ह्यूज अमाउंट। क्योंकि आपने भी पढ़ा जैसे कि आपको अगर लैंड एक्वायर करनी है, कोई नई ब्रांच खोलनी है, न्यू प्रोडक्ट लाइन में इन्वेस्ट करना है, तो 2-3 लाख में तो हो नहीं पाएगा, कम से कम आपको करोड़ों की रकम चाहिए ना। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है जो कि हम डुबाने के अफोर्डेबिलिटी में ही नहीं है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत देख समझ के हमको ये डिसीजन लेना पड़ता है। नेक्स्ट इज द रिस्क इन्वॉल्व।
Fixed capital involves investment of huge amounts. It affects the returns of the firm as a whole in the long term. Therefore, investment decisions involving fixed capital influence on the overall business risk complexion of the firm. इसके अंदर रिस्क बहुत बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि हमने एक बहुत बेसिक से रूल पढ़ रखा है, हाई रिस्क हाई गेन। अगर हमको गेन बहुत ज़्यादा चाहिए तो हमको रिस्क भी बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज द इरिवर्सिबल डिसीजन। These decisions, once taken, are not reversible without incurring heavy losses. Abandoning a project after heavy investment is made is quite costly in terms of waste of funds. अभी वही प्रीवियस एग्जांपल पे चलते हैं कि आपने एक्वायर करा लैंड, आपने इसे एक्वायर करा लैंड को, मान लीजिए 10 करोड़ में एक्वायर किया, अभी आपको क्या है 5 दिन के बाद बेचना है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपको उस लैंड के 5 करोड़ रुपए मिलेंगे ही नहीं, या तो वो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ ज़्यादा से ज़्यादा 3 करोड़ में बिकेगा, लेकिन 5 करोड़ में तो मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है, लेकिन तब जब आपका बहुत तगड़ा वेस्टेज ऑफ द फंड हो जाए उसके बाद, तो इसलिए इरिवर्सिबल होता है। एक बार डिसीजन ले लिया तो आपको उसको लेके चलना पड़ता है। यू कांट रिवर्स बैक कि चलो ठीक है हम लोग बेच देते हैं और हमें हमारा पैसा मिल जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। Thus, capital budgeting decisions should be taken with utmost care only after evaluating each detail, or else the adverse financial consequences may be very heavy. A bad capital budgeting decision normally has the capacity to severely damage the financial fortune of a business. ठीक है, अब आता है सम ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट द फाइनेंशियल डिसीजन, जो कि हमें अपने ध्यान में कैप्ट इन द माइंड रख के डिसीजंस को लेना पड़ता है। A number of projects are often available to a business to invest in, but each product has to be evaluated carefully after considering the following factors. फर्स्ट फैक्टर इज द रेट ऑफ रिटर्न। The most important criterion is the expected rate of return of the project. If there is only one project, its viability is seen in terms of the rate of return. However, if there are more than one projects, a particular project with the highest rate of return is selected. Suppose there are two projects A and B with the same risk involved, with a rate of return of 10% and 12% respectively, then under normal circumstance a project B should be selected. क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ रिटर्न हमारा पहला फैक्टर। हम ये देखेंगे इस प्रोजेक्ट से हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। अगर हमारे पास हमने अगर 5 लाख रुपए के लिए 15% कॉस्ट पे करिए तो हमें कम से कम 17% तो चाहिए ही चाहिए, वही वो बोल रहा है रेट ऑफ रिटर्न। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हमारा इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अगर आपके पास सिर्फ एक प्रोजेक्ट है तो आप क्या करोगे, रेट ऑफ रिटर्न को एक्सपेक्टेड रेट से कंपेयर करोगे कि आपने सोचा मुझे 17 मिल रहा है और मार्केट में मिल रहा है 12, तो आप उसे नहीं एक्सेप्ट करोगे। लेकिन अगर आपने सोचा कि मुझे 15 मिलना चाहिए और मार्केट में मिल रहा है आपको 20%, तो आप उसे एक्वायर कर लोगे, उस प्रोजेक्ट पे आप इन्वेस्ट करोगे। लेकिन अगर आपके पास 2 प्रोजेक्ट है, जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है ए एंड बी, और अगर उनका रिस्क सेम है, मतलब लॉस आपका 10 लाख का होगा ही होगा दोनों के केसेस में, लेकिन आपका रिटर्न एक में है 10% और दूसरे में है 12%, तो आप किसके लिए जाओगे, 12% के लिए। नेक्स्ट इज द कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। When a company takes an investment decision involving huge amount of funds, it expects to generate some cash flows over a period. These cash flows are in the form of a series of cash receipts and payments over the life of the investment. The amount of these cash flows should be carefully analyzed before considering a capital budgeting decision. अभी क्या है कि आपने पैसा लिया और किसी में इन्वेस्ट करा, तो उससे कुछ पैसा भी तो आएगा ना कंपनी को चलाने के लिए। जैसे कि मान लो आपने अगर कोई लैंड खरीदा, उसमें कुछ मशीनरी लगा दी, तो उस मशीनरी से लगाने से हमें मान रहे कि हर महीने मुझे 15,000 रुपये मिलेंगे, तो उसी कैश फ्लो की बात कर रहे हैं ये लोग। तो हम ये देखेंगे कि हमें कितना कैश फ्लो मिल रहा है, जितना हमने एक्सपेक्ट करा था उतना मिल रहा है या उससे कम मिल रहा है। दीज कैश फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ द सीरीज मतलब ये एनुअली, वीकली, मंथली, एज मतलब ये कंपनी की पॉलिसी पर डिपेंड होगा। वैसे तो मंथली लेके चलते कि हर महीने हमारे पास इतना पैसा आएगा और इतनी पेमेंट करनी होगी ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। द अमाउंट ऑफ दिस कैश फ्लो शुड बी केयरफुली एनालाइज। हमको इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करना होगा बिफोर कंसिडरिंग अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन से पहले, कि कितना पैसा आ रहा है, जितना हमने एक्सपेक्ट करा था उतना आ रहा है, उससे कम आ रहा है, कम क्यों आ रहा है, ये सब कुछ आपको एनालाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड। The decision to invest in a particular project involves a number of calculations regarding the amount of investment, interest rate, cash flows, and the rate of return.
There are different techniques such as payback period, net present value, internal rate of return, etc. to evaluate investment proposal, which are known as capital budgeting techniques. These techniques are applied to each proposal before selecting a particular project. ठीक है, अब इन्होंने तरीका बता रहा है कि आप कैसे यूटिलाइज, कैसे आपको पता चलेगा कि आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन परफेक्ट है। तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व बता रखा है, जैसे कि कुछ तो बता दी थी अभी ऊपर एक्सप्लेन कर दिए, जैसे कि इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है, कैश फ्लो कितना मिल रहा है, ये तो रेट ऑफ रिटर्न, ये तो नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो इतने से काम तो चलेगा नहीं, तो हमारे पास कुछ टेक्निक है जिसके थ्रू, जिसको अप्लाई करके हमें पता चलेगा कि हमें ये से करना है या नहीं करना, जो होता है पे बैक पीरियड मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। पे बैक पीरियड मतलब कि कैश फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना कैश फ्लो आ रहा है, हम उस पर देखेंगे कितना पे बैक मतलब कितना हमें वापस मिलता चला जा रहा है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है एक, जिसके अंदर हम कैपिटलाइजेशन यूज़ करते हैं, और अगला है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसके अंदर हम रेट ऑफ रिटर्न को देख के अपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, इन सब टेक्निक का यूज़ करके हम इवेल्यूएट करेंगे हर एक प्रपोजल को, और फिर उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे। So the next decision is the financing decision. Financing decision relates to the financing pattern of the proportion of debt and equity. It is concerned with the decisions about how much to be raised from which source. तो ये जो डिसीजन है ना, ये बेसिकली रिलेटेड टू द डेट और इक्विटी रेशियो, कि आपको कितना डेट चाहिए और किस प्रोपोर्शन में आपको इक्विटी चाहिए। ठीक है ना, बोल रहा है इट इज़ कंसर्न विद द डिसीजंस अबाउट हाउ मच टू बी रेस्ड फ्रॉम विच सोर्स, कि किस सोर्स से आपको कितना रेस करना चाहिए, डेट से कितना रेस करना और इक्विटी से कितना रेस करना है। A firm needs to have a judicious mix of both debt and equity in making financing decisions. Debt and equity differ significantly in terms of their cost and risk for the firm. Cost of debt means expected rate of return of lenders on debt capital for assuming risk. Cost of equity means the expected rate of return on equity capital for assuming risk. ठीक है, क्या बोल रहा है इसके अंदर, डेट एंड इक्विटी डिफर सिग्निफिकेंटली, मतलब डेट का रिस्क और प्रॉफिट अलग होता है, कॉस्ट अलग होता है। इक्विटी का कॉस्ट, रिस्क, प्रॉफिट अलग होता है। कॉस्ट ऑफ डेट का इधर का मतलब है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द लेंडर ऑन द डेट। जो भी आपका लेंडर, जो भी जिससे भी आप डेट लोगे ना, वो कितना आपसे चार्ज कर रहा है, वो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ डेट है। और उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मीन्स मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इक्विटी, कितना आपको कैपिटल बना के देना है शेयर होल्डर को, कितना पैसा देना है वापस, वो आपके लिए कॉस्ट है। फॉर एज्यूमिंग जितना भी रिस्क आपकी कंपनी सह सकती है उसके अकॉर्डिंग। Cost of debt is lower than cost of equity for a firm because the lender's risk is lower than the equity shareholder's risk. Since the lenders earn an assured return and repayment of capital on maturity, therefore they should require a lower rate of return. Moreover, interest paid on the debt is the deductible expense for computation of tax liability, whereas dividends are paid out of after tax profit. Therefore, increased use of debt is likely to lower the overall cost of capital of the firm. ठीक है, क्या बोल रहा है इसके अंदर, जो कॉस्ट ऑफ डेट होता है ना, वो हमेशा कम रहेगा ऑलवेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। इसका रीज़न इन्होंने बता रखा है क्योंकि जो लैंडर्स का रिस्क होता है ना, वो बहुत कम होता है, क्योंकि लैंडर्स आपको पैसा दे रहे हैं तो एक डेट वो मांगेंगे जिस दिन उनको उनका पैसा वापस चाहिए। पर आपको इक्विटी के केस में ऐसा नहीं होता ना, जो आपके शेयर होल्डर ने आपको पैसा दे दिया हो तो तभी वापस मांगेंगे, या तो कंपनी वाइंड अप हो या तो आप देना चाह रहे हो, तो एक केसेस में अवेलेबिलिटी है। अदरवाइज तो जो भी इक्विटी शेयर होल्डर ने आपको पैसा दे रखा है वो आप ही का मान लो। ठीक है, लेकिन लैंडर्स के केस में ऐसा नहीं है। एक तो वो लैंडर्स अर्न एश्योर्ड रिटर्न मतलब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है उनको हर महीने, और दूसरा रिपेमेंट ऑफ द कैपिटल ऑन द मेच्योरिटी, इसलिए दे शुड रिक्वायर अ लोअर रेट ऑफ रिटर्न, इसलिए वो छोटे रिटर्न्स के अंदर भी काम चला लेते हैं। लेकिन जो इंटरेस्ट पेड ऑन द डेट होता है वो डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। इसका मतलब ये है कि आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता। हाँ, जो भी आपका इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो ना अपने डिबेंचर होल्डर को, उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आपको बिल्कुल टैक्स फ्री वो है, टैक्स फ्री इनकम है वो आपके लिए। फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी वेयर एज अ डिविडेंड, लेकिन जो डिविडेंड होता है ना वो आप पहले टैक्स पे करोगे, फिर जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा ना फिर आप डिविडेंड पे करोगे। इस केस में क्या होगा, पहले आप इंटरेस्ट पे कर दोगे, फिर प्रॉफिट जो आएगा उसमें से आप टैक्स डिडक्ट करोगे, और फिर टैक्स डिडक्ट करने के बाद आपको क्या करना है,
डिविडेंड पे करना है अपने शेयर होल्डर्स को, तो ये बेनिफिट भी होता है। इसलिए इंक्रीज यूज ऑफ द डेट इज़ लाइकली टू लोअर द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। आप जितना ज़्यादा डेट का यूज़ करोगे उससे क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पैसा कम देना पड़ रहा है ना, बिकॉज यहाँ पे लैंडर्स का जो रिस्क है वो कम है। अगर उनका रिस्क कम है तो हम उनको प्रॉफिट भी कम देंगे, तो अगर उनको हम लोग कम दे रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज दी Debt is cheaper but is more risky for a business because the payment of interest and the return of principal is obligatory for the business. Any default in meeting these commitments may force the business to go into liquidation. There is no such compulsion in case of equity, which is therefore considered riskless for the business. ठीक है, क्या बोला, डेट चीपर तो है बट ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट हो ना हो, कंपनी डूब रही हो, बैंकरप्ट हो गई, हमें इससे मतलब नहीं है डिबेंचर होल्डर को। उन्हें अपना पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी चाहिए समय पे, और रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल भी ऑब्लिगेटरी मतलब उनको देना ही देना है हर हाल में। एनी डिफॉल्ट, कोई भी अगर डिफॉल्ट करते हैं ना कंपनी इन मीटिंग दिस कमिटमेंट में फोर्स द बिजनेस टू गो इनटू द लिक्विडेशन, तो वो भाई हल्ला बोल देंगे कि हमें हमारे पैसे वापस चाहिए किसी भी हाल में, हमें नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह पहुंच जाएंगे अपने पैसे वापस लेने के लिए। देयर इज़ नो सच कंपल्सन इन केस ऑफ, लेकिन इक्विटी बेचारे नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, वो तो ओनर्स हो गए ना, तो एक बार उन्होंने कंपनी में पैसा लगा दिया तो आपके पास जब पैसा, अगर आपकी कंपनी अर्न कर रही है प्रॉफिट तो ही आप उनको डिविडेंड दो, अदरवाइज वो शांत बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, जब आप पैसा दोगे तभी वो लेंगे। विच इज़ देयरफॉर कंसिडर्ड रिस्कलेस, इसलिए हम इसको बोलते हैं वो रिस्कलेस है फॉर द बिजनेस। Higher use of debt increases the fixed financial charges, that is interest payment of a business. As a result, increased use of debt increases the financial risk. तो देखा आपने क्या बोला इसके अंदर, हायर यूज ऑफ डेट इंक्रीजेज द फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, क्योंकि आपको इंटरेस्ट पेमेंट तो देना ही पड़ेगा हर महीने, आपको लॉस हो रहा हमें मतलब नहीं है, इससे क्या होगा, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ गया आपको, क्योंकि पैसा देना है आपको। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप इंक्रीज कर देते तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा इसका मतलब है कि आपको देना कम है, लेकिन देना ज़रूर है, कुछ देना कम है, पर ऐसा नहीं कि देना ही नहीं है, देना कम है पर कुछ हर महीने आपको फिक्स अमाउंट ऑफ चार्जेस देना ज़रूर है, इसलिए हमारे फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहे हैं। Financial risk is the chance that a firm would fail to meet its payment obligation, that is interest and principal amount. ठीक है ना, तो फाइनेंशियल रिस्क इज द चांस दैट अ फर्म वुड फेल, कि कई बार फर्म जो हो जाती है फेल हो जाती है टू मीट करने के लिए पेमेंट ऑब्लिगेशन अपना, मतलब जैसे कि अगर उसने कुछ उधार ले रखा है उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट देना है तो वो फेल हो जाता है, जैसे कि इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट, जब फर्म फेल हो जाती है ना अपने ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। जब फाइनेंशियल रिस्क के अंदर बेसिकली दो चीज़ें आती है, एक तो इंटरेस्ट आप नहीं दे पा रहे हो, दूसरा आप प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे पा रहे हो, और ये पॉसिबल है दो केसेस में, एक तो डेट या इक्विटी, मतलब बेसिकली लॉन्ग टर्म डेट में, इक्विटी के केस में तो पॉसिबल ही नहीं है। The overall financial risk depend upon the proportion of the debt in the total capital। जो आपका फाइनेंशियल रिस्क है ना वो किस पे पूरा का पूरा डिपेंड है, आपके डेट पे, क्योंकि इसी के केस में हमारा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट होता है, बिकॉज शेयर होल्डर में ना तो हमारा इंटरेस्ट होता है ना प्रिंसिपल अमाउंट होता है, वहाँ पे इंटरेस्ट की जगह तो डिविडेंड होता है और प्रिंसिपल अमाउंट तो कुछ होता ही नहीं, वहाँ पे तो कैपिटल होती है हम लोगों की। दस द फाइनेंसिंग डिसीजन डिटरमाइन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसलिए जो फाइनेंशिंग डिसीजन है ना वो डिटरमाइन करता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एंड द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज। सो हियर आर सम फैक्टर दैट अफेक्ट द फाइनेंसिंग डिसीजन। कैश फ्लो पोजीशन, A stronger cash flow position may make debt financing more viable than funding through equity. On the other hand, if the cash flow position of a company is weak, more debt financing is not recommended because interest on debt has to be paid regardless of whether or not there is availability of cash. Likewise, the borrowed funds have to be repaid at fixed time. Shareholders' funds involve no commitment regarding the payment of returns or the repayment of capital. तो आपके पास डेट कितना होगा, इक्विटी कितना होगा, ये आपके किस पे डिपेंड होगा, कैश फ्लो पोजीशन में। अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी, मतलब आपको हर महीने 10-10 लाख रुपए आ रहे हैं, तो आप अच्छा खासा डेट को ले लीजिए, डेट को एक्वायर कर लीजिए और आप उसको हर महीने उनका इंटरेस्ट पे करते जाइए, और जब मैच्योरिटी होगी वो आप उनका प्रिंसिपल अमाउंट पे कर देना। लेकिन अगर आपके पास कैश फ्लो पोजीशन नहीं आ रही, कभी आपके पास 10 लाख आ जा रहा है लेकिन कभी आपके पास 1 रुपये भी नहीं आ रहा है एक महीने में, तो बहुत वीक है, तो आप इस केस में आप उनका इंटरेस्ट तो पे करने से रहे नहीं, तो आपको क्या करना, उस समय हम लोग क्या करेंगे,
इक्विटी के पास जाएंगे कि भाई तू हमें पैसे दे दे, क्योंकि तेरे में तो ऐसा कुछ नहीं है कि ना हमें इंटरेस्ट पे करना है ना हमें प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है। तो जब हमारी बहुत वीक होगी तो हम इक्विटी शेयर के पास जाएंगे, और जब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो हम डेट के पास चले जाएंगे, क्योंकि शेयर होल्डर के फंड में ना नो कमिटमेंट होती ही नहीं है कि हमें पेमेंट ऑफ रिटर्न्स करनी है या फिर रिपेमेंट ऑफ द कैपिटल। रिपेमेंट ऑफ द कैपिटल तो आपका वाइंडिंग अप के समय पे होगा, और पेमेंट ऑफ रिटर्न्स के लिए भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं, जब आपके पास प्रॉफिट हो रहा है तभी आपको डिविडेंड पे करना है, तो इसलिए। नेक्स्ट इज द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। If a business has high fixed operating costs, example building rent, insurance premium, salaries, etc., it must reduce fixed financing costs, that is interest on debt. Hence, lower debt financing is better. Similarly, if fixed operating cost is less, more of the debt financing may be preferred. क्या बोल रहे हैं? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर बिजनेस के पास बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जैसे कि बिल्डिंग का जो रेंट पे करना है, इंश्योरेंस पे करना है, प्रीमियम पे करना है, सैलरी, ये हर महीने का खर्चा कुछ ज़्यादा ही है, इट मस्ट रिड्यूस द फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट। इससे क्या होगा, आपका फाइनेंसिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज द इंटरेस्ट ऑन डेट। हैंस द लोअर डेट ऑफ फाइनेंसिंग, इसके अंदर आप क्या करोगे, लोअर डेट, बहुत कम डेट लोगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, आपको बस बिल्डिंग का रेंट पे करना है, सैलरीज पे करनी है, आपके पास मंथली खर्चे तो ऑलरेडी हैं, आप और बढ़ा लोगे डेट लेके, इसलिए आपको क्या करना है, लोअर डेट फाइनेंसिंग। इसके अंदर आप डेट को कम लोगे, इक्विटी को ज़्यादा लोगे। सिमिलरली इफ़ द फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लेस, अगर आपको ऐसा बिल्डिंग का रेंट नहीं पे करना, सैलरीज नहीं पे करनी, इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं पे करना, तो आप उसके अंदर मोर डेट ले लीजिए, क्योंकि फिर आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना होगा हर महीने, वो आप आराम से कर लोगे। Next is the cost. The cost of each type of finance has to be estimated. Some sources may be cheaper than others. A prudent financial manager would normally opt for a source which is cheaper. For example, the debt is considered to be cheapest of all the sources. Tax deductibility of the interest make it still cheaper. तो अगला क्या है, कॉस्ट। आपको ये देखना है कि आपके जो अलग अलग फाइनेंसिंग के सोर्सेज हैं, डेट, इक्विटी, डिबेंचर होल्डर्स या फिर लोन हो गया, इन सब से आपको कॉस्ट कितना पड़ रहा है। जहाँ पे आपकी कॉस्ट कम होगी ना, आप उसको यूज़ करोगे एज योर वे ऑफ सोर्स करने के लिए अपने फाइनेंसेस को, ठीक है। कंसीडर, और इसके अंदर क्या है, डेट इज़ कंसीडर टू बी द चीपेस्ट अमंग ऑल। जितने भी आपके पास सोर्सेज अवेलेबल है ना फाइनेंस करने के लिए, उसमें से जो डेट है ना वो सबसे कम, सबसे चीपेस्ट सोर्स है आपका, क्योंकि उसके अंदर कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल होता है, कॉस्ट ऑफ जो डेट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा कम होती है। और एक इसके अंदर फैक्टर है टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ द इंटरेस्ट, कि आपको जो उसके ऊपर इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स नहीं पे करना, टैक्स के ऊपर आपको डिडक्शन मिलती है। इससे क्या हो जाता है, आपका वो और भी चीपर हो जाता है। नेक्स्ट इज द रिस्क। Associated risk is also different for each source. Example, it is necessary to pay interest on debt and redeem the principal amount on maturity. There is no such compulsion to pay any dividend on equity shares. अब आता है नेक्स्ट फैक्टर, रिस्क भी होता है, क्योंकि हर एक सोर्स के साथ एक अलग अलग, जैसे अलग अलग कॉस्ट है तो अलग अलग रिस्क रहेगा। तो एसोसिएटेड रिस्क इज ऑल्सो द डिफरेंट फॉर ईच सोर्स, हर सोर्स के लिए अलग अलग रिस्क है। इट इज़ नेसेसरी टू पे द इंटरेस्ट ऑन द डेट, डेट के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। रिडीम द कैपिटल अमाउंट ऑन मेच्योरिटी, जो भी आपने डेट रखी उस दिन आपको क्या करना है, रिडीम तो करना ही करना है। लेकिन देर इज़ नो सच कंपल्सन टू पे एनी डिविडेंड ऑन द इक्विटी शेयर, लेकिन ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कि आपको डिविडेंड के ऊपर इक्विटी के ऊपर डिविडेंड पे करना ही करना है हर बार, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं। जब आपके पास प्रॉफिट होगा तो देना। तो इसलिए क्या, यूज़ ऑफ मोर डेट इंक्रीजेज द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल रिस्क रेफर्स टू पोजिशन व्हेन अ कंपनी इज अनेबल टू मीट इट्स फिक्स्ड financial charges, namely interest payment, preference dividend and the repayment obligation, जो कि हमने पढ़ा। तो इसके अंदर बस यही है कि अगर आपके पास उस सोर्स के अंदर पैसा लगाना जहाँ पे रिस्क कम है, अगर जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे आपको पैसा नहीं लगाना। अब अगला है, नेक्स्ट इज द फ्लोटेशन कॉस्ट। The fundraising exercise also costs something. Example, brokerage commission, printing of application and advertising, etc. This cost is called flotation cost. Higher the flotation cost, less attractive the source. Public issue of shares and debenture requires considerable expenditure. Getting a loan from a financial institution may not cost so much,
These considerations may also affect the choice between debt and equity. द नेक्स्ट इज द फ्लोटेशन कॉस्ट. फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? जैसे कि ब्रोकरेज, अगर आपने किसी ब्रोकर को हायर कर रखा है तो उसको आप ब्रोकरेज दोगे. किसी एजेंट को हायर कर रखा है तो आप उसको क्या दोगे? कमीशन दोगे. आपने एडवर्टाइज करना है तो कुछ आप छपवाओगे ना, कहीं भी पैम्पलेट्स वगैरह बंटवाओगे कि हमारी कंपनी को पैसा चाहिए, हम इतना इतना रिटर्न दे रहे. तो ये सब कॉस्ट क्या होता है? ये भी सब आपका कॉस्ट है जो कि आपको इंक्रीज कर देता है कॉस्ट ऑफ द कैपिटल. ठीक है, इसका पर्टिकुलर एक नेम है जैसे कि फ्लोटेशन कॉस्ट. अगर किसी भी सोर्स को प्रिक्योर करने में आपका अगर हाई फ्लोटेशन कॉस्ट है ना, तो वो क्या है? लेस अट्रैक्टिव है, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे. भाई इतने ज़्यादा पैसा कौन देगा? पब्लिक इशू ऑफ द शेयर एंड डिबेंचर रिक्वायर कंसिडरेबल एक्सपेंडिचर, मतलब काफ़ी अच्छा खासा पैसा खर्च होता है अगर हमें पब्लिक इशू करना है. इक्विटी शेयर्स अगर हमें इशू करना है ना पब्लिक में, तो बहुत अच्छा खासा खर्चा आ जाएगा, क्योंकि हमें उसके लिए पता नहीं बहुत सारे काम करने होंगे. प्रोस्पेक्टस इशू कराना पड़ेगा, कमिश्नर हायर करने पड़ेंगे, ब्रोकर हायर करने पड़ेंगे. लेकिन अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो ना, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ता. आपको सिर्फ बैंक जाना है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जाना है, आपको बोलना है मेरे को लोन चाहिए, बस वहाँ पे कुछ पेपर वर्क होगा, ख़त्म. ठीक है, तो ये जो फ्लोटेशन कॉस्ट है ना, ये भी हमारे इफेक्ट करता है डेट एंड इक्विटी के मिक्सचर को. नेक्स्ट इज द कंट्रोल कंसिडरेशन. Debt normally does not cause a dilution of control. Issue of more equity, however, may reduce the management's holding in the company and make it vulnerable to takeover. Therefore, companies afraid of a takeover bid would prefer debt to equity. तो कंट्रोल कंसिडरेशन, अगर किसी कंपनी में हमें चाहिए कि हमारा डायलेशन ऑफ कंट्रोल ना हो, मतलब हमारा कंट्रोल किसी और के हाथ में ना जाए, तो हम तो डेट प्रेफर करेंगे. लेकिन अगर हम चाहते हैं कि भाई ठीक है हमारा कंट्रोल चला जाए किसी के हाथ में, हमें से कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? इक्विटी करेंगे, क्योंकि हमारा डेट के अंदर ना डायलेशन कंट्रोल होता नहीं है. बेसिकली बिल्कुल नहीं होता. नो वोटिंग राइट्स होते हैं इसके अंदर. मैनेजमेंट डिसीजन के अंदर भी डिवेंचर होल्डर अपना पार्टिसिपेट नहीं करते. लेकिन इशू ऑफ मोर इक्विटी, अगर आप इक्विटी इशू करते हो तो इक्विटी जो शेयर होल्डर वो कौन होते हैं? वो ओनर होते हैं. अगर वो ओनर है तो वो क्या आएंगे? वो मैनेजमेंट की होल्डिंग में अपना पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है ना, मेक इट वल्नरेबल टू टेक ओवर. देयरफॉर कंपनीज अफ्रेड ऑफ अ टेक ओवर बिड वुड प्रेफर डेट टू इक्विटी. तो क्या वो प्रेफर करते हैं? वो डेट प्रेफर करते हैं इस केसेस में, इक्विटी को छोड़कर. नेक्स्ट इज द स्टेट ऑफ द कैपिटल मार्केट. Health of the capital market or the stock market condition often affect the choice between debt and equity. During the period when stock market is rising, that is a bullish phase, more people invest in equity. Equity shares are more easily sold even at higher price. Use of equity is often preferred by companies in such a situation. However, during the period of depressed capital market, that is bearish phase, a company may find raising of equity capital more difficult and it may opt for the debt. तो क्या बोल रहे हैं इसके अंदर कि जो स्टेट ऑफ द कैपिटल मार्केट होता है ना, कैपिटल मार्केट क्या होता है? जहाँ पे हमारा इशू ऑफ शेयर्स होता है, वो जहाँ पे इशू ऑफ स्टॉक्स होते हैं, तो वो होती है हमारी कैपिटल मार्केट. तो अगर हमारे पास बुलिश फेस है ना, बुलिश फेस मतलब जहाँ पे हमारा मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर वो बढ़ता ही चला जा रहा है, इंक्रीज. तो क्या होगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत तगड़ी हो रही होगी उस समय, लोग बहुत ज़्यादा बाय करना चाह रहे होंगे, क्योंकि फिर आप जब उसे बेचोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा. एक दिन में ही बहुत ज़्यादा, मतलब एक दिन में ही कम से कम करोड़ों की तक की डीलिंग होती है. लेकिन अगर बेयरिश फेस है ना, मतलब अगर आपका जो भी इक्विटी की जो प्राइस है ना वो कम होता चला जा रहा है, तो आप इक्विटी की तरफ नहीं जाओगे, आप फिर प्रेफर करोगे डेट को लेना, क्योंकि फिर डेट इसके अंदर सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी के प्राइस तो कम होते चले जा रहे हैं, तो हम उसको नहीं लेंगे, क्योंकि हमें आगे जाके अपने शेयर होल्डर को भी तो जवाब देना है, इसलिए. नेक्स्ट इज द डिविडेंड डिसीजन. Dividend decision involves how much of the profit earned by a company after paying tax will be distributed as profit and how much will be retained in the business. देखो इस केस में क्या होता है कि अब हमारे पास हमने प्रिक्योर कर लिया, इन्वेस्ट कर दिया, अब हमारे पास आ गया पैसा, मतलब रिटर्न आ गया, आपके पास प्रॉफिट आ गया. अब प्रॉफिट को दो तरीके में, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक तो रिटेन अर्निंग और दूसरा डिविडेंड. कितना पैसा आपको शेयर होल्डर को देना है और कितना पैसा कंपनी को रखना है, ताकि वो अनफोर्सिन एक्टिविटीज़ को पूरा कर सके.
जो भी आपके पास अनफोर्सिन एक्टिविटी ना उनको टैकल करने के लिए आपके पास रिटेन अर्निंग की ज़रूरत होती है। और कुछ जो डिविडेंड जो हमारे जो शेयर होल्डर है जिन बेचारों ने हमें पैसा दे रखा है हम उनको पैसा देंगे। तो ये डिसीजन जो होता है डिविडेंड डिसीजन ये उसी के लिए कि कितना पैसा प्रॉफिट का हम अपने पास रखें और कितना उनको दें। सो देयर आर सम फैक्टर दैट इफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन। फर्स्ट इज द अमाउंट ऑफ अर्निंग। Dividends are paid out of current and past earnings. Therefore, earning is a major determinant of the dividend decision. ठीक है, हमारे पास अर्निंग कितनी होती है सबसे बड़ा अमाउंट सबसे बड़ा जो है ना सबसे बड़ा मेन फैक्टर तो यही है कि हमने कमाया कितना है। अगर हमने कमाए 2 रुपये हैं तो हम क्या ही देंगे उनको, तो हम देखेंगे कि हमने कितना कमाया है। फिर डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ द करेंट एंड द पास्ट अर्निंग, कितना आपने पहले और कितना आपने आज कमाया है। देयरफॉर द अर्निंग इज मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ द डिविडेंड डिसीजन। नेक्स्ट इज द स्टेबिलिटी अर्निंग। Other things remaining the same, a company having stable earnings is in a better position to declare higher dividends. As against this, a company having unstable earnings is likely to pay some smaller dividends. अभी क्या है स्टेबल अर्निंग, कि आपको स्टेबल अर्निंग का मतलब यही है कि कंसिस्टेंट अर्निंग हो रही है। आपको हर महीने 10 लाख का फ़ायदा हो रहा है, हर महीने, ये ज़्यादा नहीं हो गया। हर महीने चलो 5 लाख की अर्निंग हो रही है, कि आपको हर महीने 5 लाख की अर्निंग हो रही है और आपको ये पता है कि मेरे को इस महीने हुई अगर 5 लाख की अर्निंग तो अगले महीने भी होगी और अगले महीने भी होगी, इतनी होगी। तो इस केसेस में क्या कर दोगे आप, हाई डिविडेंड डिक्लेयर करने की आप पोजीशन में हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आज अगर मेरे पास 10,000 हुई है, कल पता चले 5,000 हुई है, परसों कुछ हुई ना हो मेरे को, है ना, कोई अर्निंग नहीं हो। तो इस केस में आपका स्मॉलर डिविडेंड ही रहता है कि कम से कम हम इतना अपने रिटेन अर्निंग से दे देंगे। लेकिन अगर आपकी अनस्टेबल अर्निंग है तो आपको स्मॉलर डिविडेंड ही डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उस केसेस में आपको अपने रिटेन अर्निंग रिजर्व एंड सरप्लस से देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। नेक्स्ट इज द स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। Companies generally follow a policy of stable dividend per share. The increase in dividends is generally made when the earning potential of the company increases, and not just the earnings of the current year. In other words, dividend per share is not altered if the change in earnings is small or seen to be temporary in nature. तो इस पे क्या बोल रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, मतलब जो डिविडेंड पर शेयर होता है ना, एक शेयर पे जितना भी डिविडेंड है ना वो आपका स्टेबल रहता है। कंपनी यही फॉलो करती है कि हम आपको एक शेयर पे 5 रुपये एज अ डिविडेंड देंगे और वो सेम रहेगा। ठीक है, द इंक्रीज इन द डिविडेंड जनरली मेड व्हेन द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द कंपनी इंक्रीजेज, मतलब जब अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज हो जाए ना, मतलब जब उनकी कमाने की क्षमता इंक्रीज हो जाए तभी हम लोग डिविडेंड को बढ़ाएंगे, अदरवाइज हम लोग उसी वही कांस्टेंट डिविडेंड पे करते रहेंगे। डिविडेंड पर शेयर इज नॉट ऑल्टर्ड, हम उसे ऑल्टर नहीं करते हैं। डिविडेंड पर शेयर का मतलब एक शेयर पे कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं, हम उसको नहीं चेंज करते। इफ़ द चेंज इज अर्निंग इज स्मॉल, अगर हमारी अर्निंग के अंदर जो चेंज है वो स्मॉल है या फिर सीन टू बी टेम्प्रेरी इन नेचर, या हमें लग रहा है कि जो चेंज हुआ है बहुत कम समय के लिए, हम लोग उसके लिए श्योर नहीं है, तो उस केसेस में हम लोग डिविडेंड पर शेयर ऑल्टर ही नहीं करते। जो हम लोग देते हुए आ रहे हैं हम वही अमाउंट देंगे। नेक्स्ट इज द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। Companies having good growth opportunities retain more money out of their earnings so as to finance the required investment and therefore pay smaller dividend. On the other hand, non-growth companies are likely to pay more dividend, other things remaining the same. ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर कंपनी को लग रहा है कि हमारे पास ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं देन द शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर होल्डर क्या करेगा, बैंक में पैसे डालेगा, वहाँ उसको सिर्फ मुश्किल से 6-7 रुपये पे, मतलब 6-7 रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, लेकिन हमारे पास जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है उसके अंदर 15% रिटर्न मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा पैसे अपने पास रख लेंगे और कम पैसा हम लोग डिविडेंड एज ए, मतलब शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड बांट देंगे। ठीक है ना। और ऑन द अदर हैंड, लेकिन अगर नॉन ग्रोथ कंपनीज है ना, ऐसी कंपनी जहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है या जहाँ पे उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, तो उस केस में वो लोग ज़्यादा डिविडेंड देंगे, क्योंकि कम से कम इन लोगों को 7% डिविडेंड रेट ऑफ रिटर्न तो मिलेगा अगर वो बैंक में जमा कराते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ पे 3% ही मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन ग्रोथ कंपनीज। ठीक है, जहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कम हो, तो इस केस में हम लोग ज़्यादा डिविडेंड पे करेंगे और बाकी सबको सेम रहेगा। नेक्स्ट इज द कैश फ्लो पोजीशन। The payment of dividend involves an outflow of cash. A company may be earning profit but may be short on cash. Availability of enough cash in the company is necessary for declaration of dividend. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, कैश फ्लो पोजीशन आपका कैसा है। द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड इन्वॉल्व
एन आउटफ्लो ऑफ द कैश, क्योंकि आपका पैसा बाहर जा रहा है कंपनी से. द कंपनी मे बी अर्निंग प्रॉफिट बट मे बी शॉर्ट ऑन कैश. मतलब भले ही वो प्रॉफिट तो अर्न कर रही है लेकिन उसके जो कैश है ना, मतलब कैश अभी जो उसके पास पैसा पड़ा हो वो बहुत कम है. प्रॉफिट ज़्यादा है लेकिन कैश कम है. मतलब अभी जो हमारे पास अर्निंग है, अवेलेबिलिटी ऑफ द इनफ कैश इन द कंपनी इज नेसेसरी फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ दिस. कैश फ्लो पोजीशन आपकी अच्छी होनी चाहिए. अगर आपके पास ज़्यादा कैश होगा तभी आप पे कर पाओगे. अदरवाइज हमें इससे क्या मतलब है कि आपके पास बिल्डिंगें पड़ी हुई 4-5 करोड़ की, तो आप थोड़ी ना बिल्डिंग बांटने चाहोगे लोगों को. आप तो कैश ही दोगे ना एज अ डिविडेंड. तो कैश के ऊपर डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज द शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस. While declaring dividends, management of a company must keep in mind the preferences of the shareholders in this regard. If the shareholders in general desire that at least a certain amount is paid as dividend, the companies are likely to declare the same. There are always some shareholders who depend upon a regular income from their investments. ठीक है. तो ये होता है शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, कि शेयर होल्डर क्या चाहते हैं. जब भी हम डिक्लेयर करते हैं डिविडेंड, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कीप इन माइंड द प्रेफरेंस ऑफ द शेयर होल्डर इसके लिए. ठीक है ना. मतलब कि शेयर होल्डर का प्रेफरेंस क्या है, वो क्या चाहते हैं. इफ़ द शेयर होल्डर इन जनरल डिज़ायर दैट एटलीस्ट अ सर्टन अमाउंट इज पेड एज डिविडेंड, कि कम से कम हमको थोड़ा दो पर दो ज़रूर, हमको हर महीने हमें पैसा चाहिए, तो कंपनी आर लाइकली टू डिक्लेयर द सेम. तो कंपनी उसी के हिसाब से चलेगी. देयर आर ऑलवेज सम शेयर होल्डर हु डिपेंड अपॉन द रेगुलर इनकम फॉर देयर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम हमेशा हम लोग जो हैं वो क्यों इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उनको एक रेगुलर इनकम मिलती रहे हर महीने, थोड़ा बहुत खर्चा चलता रहे. तो वो यही चाहता है कि हमें नहीं चाहिए एक्यूमुलेटेड फंड. हम लोगों को आपको क्या करना है कि रेगुलर इनकम दो, हर महीने हमको कुछ कुछ छोटा छोटा पैसा दो, लेकिन दो ज़रूर. नेक्स्ट इज द स्टॉक मार्केट रिएक्शन. Generally, investors view an increase in dividend as a good news and hence market price of share increases in the stock market. On the contrary, a decrease in the dividend reduces the market price of shares. देखो क्या लिखा है इसके अंदर. जो इन्वेस्टर्स हैं ना, वो इन्वेस्टर्स व्यू एन इंक्रीज इन डिविडेंड. जब भी वो देखते हैं कि अगर हमारे डिविडेंड के अंदर इंक्रीज हुई है ना, इसका मतलब कंपनी अच्छा कर रही है. कंपनी अच्छा कर रही है, इसका मतलब ये गुड न्यूज़ है. अगर ये गुड न्यूज़ हुई तो उससे क्या होगा कि उस कंपनी के जो मार्केट प्राइस है ना वो बढ़ जाएंगे स्टॉक मार्केट के अंदर, और ये बहुत अच्छा रहेगा कंपनी के लिए. लेकिन अगर जैसे उन्होंने डिविडेंड के अंदर कुछ रिडक्शन करी, 1 या 2 रुपए की भी करी ना, तो ये बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ हो जाएगी, क्योंकि लोग ये सोचेंगे कि इसका मतलब कंपनी का अच्छा कमा नहीं रही है. और अगर कमा नहीं रही, इसका मतलब क्या है कि तो कम तो लोग उसके बारे में ऐसी मतलब गलत रीमर्स फैलाने की कोशिश करेंगे या फैल जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा स्टॉक जो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है ना विल रिड्यूस. नेक्स्ट इज द एक्सेस टू कैपिटल मार्केट. Large and reputed companies generally have easy access to the capital market and therefore may depend less on retained earning to finance their growth. These companies are likely to pay higher dividends more than smaller companies which have relatively low access to the market. तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, जो कैपिटल मार्केट में उनका अच्छा खासा एक्सेस होता है, मतलब वो आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं बड़ी बड़ी कैपिटल मार्केट के अंदर. देयरफॉर मे डिपेंड ऑन द लेस. तो उनको रिटेन अर्निंग से मतलब नहीं है, क्योंकि उनका कैपिटल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं. तो इसलिए वो क्या है कि रिटेन अर्निंग पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं होते. अगर रिटेन अर्निंग में डिपेंड नहीं होंगे, इसका मतलब उनको रिटेन अर्निंग कम चाहिए होगी, और अगर रिटेन अर्निंग कम चाहिए होगी, इसका मतलब क्या है कि डिविडेंड वो लोग ज़्यादा दे रहे होंगे. तो दीज कंपनीज आर लाइकली टू पे हायर डिविडेंड देन द स्मॉलर कंपनीज which have relatively low access to the market. इसका मतलब जो स्मॉलर कंपनीज है ना, उनकी जो एक्सेस कैपेसिटी है ना टू द कैपिटल मार्केट वो बहुत कम होती है, इसलिए वो ज़्यादा डिविडेंड नहीं पे करते, कम डिविडेंड पे करते हैं, बिकॉज वो मोर डिपेंडेंट किस पे होते हैं, रिटेन अर्निंग पे. नेक्स्ट इज द लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स. Certain provisions of the Companies Act place restrictions on payouts as dividend. Such provisions must be adhered to while declaring the dividend. As per the Indian Companies Act 2013, the rate of dividend declared cannot exceed the average of the rates declared by the company in 3 preceding years, and after dividend reserve should not be less than 15% of its paid up शेयर कैपिटल. तो लीगल कॉन्स्टेंट मतलब होता है कुछ लॉस. कंपनी को ना
कुछ लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि जैसे कि कंपनीज एक्ट ने बनाए या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए या फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने बनाए हैं। कुछ बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ होती है, उनके अकॉर्डिंग भी तो देना होता है। अगर उन्होंने बोल दिया कि मिनिमम आपको इतना डिविडेंड देना ही देना है या मैक्सिमम इतना डिविडेंड देना ही देना है, तो उस केस में वो लोग उनको फॉलो करेंगे, क्योंकि उनको मस्ट भी एडहेयर टू वाइल डिक्लेयरिंग एन डिविडेंड। उनके प्रोविजंस और लॉ को भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल भी दे रखा है इन्होंने, जो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है, द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड कांट बी एक्सीड द एवरेज रेट ऑफ द डिविडेंड बाय द कंपनी इन द 3 प्रीसीडिंग ईयर। जो भी 3 साल के प्रीसीडिंग साल में जितना भी उन्होंने जिस रेट पे भी डिविडेंड डिक्लेयर कर रखा है ना, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे लॉज है हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, जो कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं वाइल टेकिंग ऑल सच डिसीजंस। नेक्स्ट इज द कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट। While granting loans to a company, sometimes banks, financial institutions may impose certain restrictions on the payment of dividends in future. The companies are required to ensure that the dividend does not violate the terms of the loan agreement. क्या बोल रहा है इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट वाइल ग्रांटिंग द लोन टू द कंपनी। जब भी हम लोग कोई भी लैंडर अगर लोन देते हैं कंपनी को, समटाइम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि ऑन द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड इन फ्यूचर। वो बोल देते हैं कि आप जो है ना डिविडेंड नहीं दे सकते, आपको डिविडेंड नहीं देना, पहले आपको हमारा इंटरेस्ट पे करना, उसके बाद ही आप डिविडेंड दोगे। तो अगर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लग जाती है तो वो डिविडेंड नहीं पे करेंगे, क्योंकि फिर ये सब एग्रीमेंट हो जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जो कि जो कंपनी है ना वो उसको अबाइड करना ही पड़ता है हर हालत में। ठीक है, द कंपनी आर रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट द डिविडेंड डज नॉट वॉलेट द टर्म्स ऑफ द लोन एग्रीमेंट। जो भी हम लोगों ने लोन एग्रीमेंट करा है विद द बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर कोई थर्ड पार्टी से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उन सभी टर्म्स को फुलफिल करके डिविडेंड पे कर सके। सो गाइज, दिस इज द फर्स्ट पार्ट of this chapter in which we just learn about the 3 decisions. First is the investment, second is the financing, and the third is the dividend. And next, if you want to get next video, then please do like, subscribe and comment below. Thank you.